In our last class, we have understood the concept of constructive and destructive interference. If the light rays from two coherent sources will superpose with each other, then for the constructive interference, we have seen constructive interference की हमारी condition क्या आई थी? That the phase difference delta phi between the two waves should be equal to 2n pi, and correspondingly the path difference delta x should be an integral multiple of the wavelength. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या था कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आर या फिर जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई आर, ये दोनों ही क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। दोनों ही क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। और इस चीज़ को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पे दोनों वेव्स के बीच के जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2n+1 इंटू पाई, and correspondingly the path difference should be equal to 2n+1 into lambda by 2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या था कि जो दो वेव्स है जब वो सुपरपोज की तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या फिर जो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। सो इसको अगर हम वेव्स के रूप में अगर समझें, वेव्स के कंसेप्ट से अगर समझें, तो नीचे वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, हमारे पास सबसे पहले केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब हमारी एक वेव का ट्रफ मिला, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। सो उसी वक्त हमारी दूसरी वेव का भी क्या मिला? ट्रफ। सिमिलरली जब हमें पहली वेव का क्रेस्ट मिला, सो सेम लोकेशन पे हमें दूसरी वेव का भी क्या मिला है? क्रेस्ट। कैसे? यू विल ड्रॉ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। सिमिलरली अगर हम अपने ट्रफ वाले प्लेन को अगर कनेक्ट करें, सो एट अ गिवन लोकेशन ईदर द पॉइंट्स, द सिमिलर पॉइंट्स हैविंग द क्रेस्ट और द सिमिलर पॉइंट हैविंग द ट्रफ आर सुपरपोजिंग विद ईच अदर, जिसकी वजह से जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब हमारा क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट सुपरपोज करेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम। इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज ऑफ बोथ द वेव्स आर सेम। सो अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है, तो दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना आएगा? ए। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 2a। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 2a। समझ में आया? सो वो तो आपकी बनेगी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जबकि अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का देखें, सो इस केस में भी दोनों वेव्स का अगर हम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी अगर सेम माने, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब हमारी पहली वेव का ट्रफ मिला, सो दूसरी वेव का क्रेस्ट मिला। दूसरी वेव का क्या मिला है? क्रेस्ट। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ क्रेस्ट फॉर द वेव 2, वाइल दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रेस्ट फॉर द फर्स्ट वेव। सो दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे को अपोज करेंगी। दोनों वेव्स क्या कहलाएंगी? ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिंग फेज में कहलाएंगी, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा? 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 0। एंड योर रिजल्टेंट वेव विल बी अ नलिफाइड इमेज। ये नलिफाइड वेव बनेगी आपकी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यूजिंग दीज कंसेप्ट विल नाउ सी द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय यंग्स विच इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, which is known as your Young's double slit experiment, YDSE. This was performed by a young scientist whose name was Thomas Young. So what he did in his experiment, उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया, डिस्टेंट लाइट सोर्स। नीचे वाले फिगर में देखो, आपके पास डिस्टेंट लाइट सोर्स है। सो उससे जो भी आपकी रेज आएंगी वो सारी सारी क्या होंगी? प्लेनर वेव फ्रंट की। सो दिस इज योर डिस्टेंट लाइट सोर्स, और वहाँ से जितनी भी वेव फ्रंट्स आएंगी वो कैसी होंगी? प्लेनर वेव फ्रंट्स। उस प्लेनर वेव फ्रंट्स को उन्होंने एक सिंगल स्लिट या सोर्स स्लिट पे इंसिडेंट करवाया। सो दिस प्लेन इज योर सोर्स स्लिट। और प्लेनर वेव फ्रंट से जब वो एक स्लिट पे आके इंसिडेंट हुई, तो ये कैसे आपका एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा? एज अ लीनियर सोर्स। जो आपकी स्लिट है, ये स्लिट कैसे बिहेव करेगी? एज अ लीनियर सोर्स। और लीनियर सोर्स से जितनी भी वेव फ्रंट बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। सो सबसे पहले आपने प्लेनर वेव फ्रंट्स को सिंगल
सोर्स स्लिट की मदद से सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ टू ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन क्या थी कि दोनों ही जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो सेम मेंटेन होना चाहिए। सो हमने एक सिंगल लाइट सोर्स जब लिया तो जो आपको वेवफ्रंट जो यहाँ पे मिले हैं, ये वाला वेवफ्रंट जो हमारा सेकेंड स्लिट को जाके इंसिडेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे स्लिट प्लेन, इसको हमने नाम दिया स्लिट प्लेन। और इस स्लिट प्लेन पे कौन सा हमारा वेवफ्रंट आके इंसिडेंट हुए, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला वेवफ्रंट। सो दिस वेवफ्रंट विल बी इंसिडेंट ऑन माय स्लिट प्लेन। सो जो भी मेरे स्लिट प्लेन पे इंसिडेंट होने वाले वेवफ्रंट पे जो भी पॉइंट है, सभी पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये है क्या आपके पास वेवफ्रंट, इसको आपने नाम क्या दिया, वेवफ्रंट। और वेवफ्रंट की डेफिनेशन क्या थी, दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। सो जो हमारे पास पहली स्लिट पे जो पॉइंट पहुंचेगा, लेट अस से दैट दिस स्लिट इज S1 और जो लोअर वाली स्लिट है उसका नाम है S2। सो दोनों स्लिट पे जो हमारे पास वेवफ्रंट जो पहुंचेगा, वेवफ्रंट पे सिमिलर पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, सो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दूसरा, सिंस ये जो आपका वेवफ्रंट बना है ये एक सिंगल सोर्स से बना है, जो आपकी सोर्स स्लिट थी उससे बना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। सो आपको कोहेरेंट सोर्सेज मिलेंगे। सो स्लिट S1 से जो आपके वेवफ्रंट बने और जो स्लिट S2 से जो वेवफ्रंट बनेंगे, दोनों ही वेवफ्रंट क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट वेवफ्रंट्स। सो जब दोनों कोहेरेंट वेवफ्रंट्स आपस में इंटरफेरेंस करेंगे तो स्क्रीन पर जो हमें स्क्रीन मिली है, स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन is capital D and the distance between the slit S1 and the slit S2 is small d. This distance is small d. The same you can see over here also. So this was yours. इसका नाम क्या है, source slit. This one is your source slit, जहाँ पे प्लेनर वेवफ्रंट्स आए। ये प्लेनर वेवफ्रंट सबसे पहले सोर्स स्लिट पे जब आके इंसिडेंट हुए, सो उसके बाद सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट हुए। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के बाद सबसे पहले ये इंसिडेंट हुए स्लिट S1 और S2 पर। सो दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस जो आपने बोला उसको हमने लिखा स्मॉल डी। दोनों स्लिट से जो हमारे सेकेंडरी वेवफ्रंट जो बनेंगे वो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से बने सबसे पहला, और वो दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव्स having the same phase as well as the same frequency, basically superposition of two coherent sources को आपने नाम दिया इंटरफेरेंस। तो जब आपके दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस जब हुआ तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, वेयर यू विल ऑब्जर्व ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट लाइट्स विच आर नोन एज फ्रिंजेस। सो द डिस्टेंस बिटवीन द slit plane and the screen is capital D. So if you are making a line, this one, ये वाली जो हमारी ब्लैक कलर की जो लाइन जो है ये हमारी सेंट्रल लाइन है। तो सेंट्रल लाइन पे अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, सेंट्रल लाइन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और एक्चुअली में जो आपको कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न जो देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, वेयर यू हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट लाइट्स। इनको हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। This is known as fringe pattern। समझ में आई बात? सो जो हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें एक डिस्टेंट सोर्स लाइट से हमने अपनी स्क्रीन पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस को का पैटर्न ऑब्जर्व किया, जिसकी हम स्टडी करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सो देखते हैं यहाँ पे हमें क्यों ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिली है। सो लेट अस अज्यूम दैट यू हैव अ सिंगल सोर्स ओवर हियर, एक सिंगल सोर्स S है। सबसे पहले तो आपने सिंगल सोर्स को किस में कन्वर्ट किया, यूजिंग वन स्लिट सोर्स स्लिट we are converting all the light rays from the source slit into a single light ray. Then you will have a slit plane. फिर हमने
सिमेट्रिकल स्लिट प्लेन का इस्तेमाल करने। So let us say that this one is a slit plane which is placed symmetrically from the source slit, and then we have a screen at a large distance from the slit plane. This one is my slit plane. सो जो सोर्स स्लिट है वहाँ से जितने भी आपको वेव फ्रंट जो मिलेंगे दोज विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स लाइक दिस। अब जो हमारे पास दो स्लिट जो बनी, दिस इज योर फर्स्ट स्लिट S1 एंड द बॉटम वन इज स्लिट S2। वहाँ से अब फर्दर मेरे जो वेव फ्रंट जो बनेंगे, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट रे। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, लाइट रे। सो ऊपर वाले डायग्राम में देखो, लाइट रे किस डायरेक्शन में जाएंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। दे विल बी इन ऑल द डायरेक्शन। अब जो हमें दो स्लिट जो मिले, इनसे भी हमारी वेव लाइट रेज जो होंगी वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सो इस तरीके से बहुत सारी हमें लाइट रेज मिलेंगी। एंड सिमिलरली बॉटम वाले से भी हमको ड्रॉ करके देखते हैं। अब देख रहे हो जो दोनों ही जो हमारी लाइट रेज जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे। वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन। किन पॉइंट्स पे, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। जितने भी आपके ब्लैक और ब्लू वाली जो लाइंस हैं ये आपस में कट कर रही हैं, उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। और जब यही इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी स्क्रीन पे पहुंचेगा, जब यही इंटरफेरेंस पैटर्न आपकी स्क्रीन पे पहुंचेगा तो आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस। समझ में आई बात। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वेव फ्रंट्स फ्रॉम द स्लिट प्लेन आई एम डायरेक्टली ड्राइंग द लाइट रेज ओनली। सो एट दिस सेंट्रल पॉइंट O, जितना डिस्टेंस मेरी स्लिट S1 से रे ने ट्रेवल किया होगा उतना ही एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस मेरी स्लिट S2 से आने वाली रे ने ट्रेवल किया होगा। बोथ द डिस्टेंस विल बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंगली द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज विल बी इक्वल टू 0. So here the path difference delta x will be equal to 0. इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। जब पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हुआ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। नाउ अगेन you may get some another ray in some random direction. Let us say this is the ray from the slit S1 और जो हमारा दूसरा स्लिट है उससे जो रे जो मिली है वो ये ब्लू कलर वाली है। दिस इज माई रे 2 फ्रॉम द स्लिट S2 एंड द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ y from the central point. सेंट्रल पॉइंट पे हमें क्या मिला, मैक्सिमा। इन दिस केस मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमम ब्राइटनेस। मैक्सिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमम ब्राइटनेस। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द जनरल कंडीशन फॉर द डिस्टेंस y वेयर यू विल गेट अ मैक्सिमा और अ मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज मतलब आपके पास वहाँ पे क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई होगी, 0। और जब आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी तो वहाँ पे क्या मिलेगी, डार्कनेस। ठीक है। सो लेट अस एज्यूम एंड लेट अस आल्सो ड्रॉ द लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट एंड विल मेक इट डॉटेड। जो हमारा सेंट्रल लाइन से y डिस्टेंस जो है उसको हम एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। एंड लेट दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंट्रल लाइन। ठीक है।
सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रे 1 एंड रे 2? उसके लिए जिस पॉइंट पे ये दोनों आके इंटरसेक्ट किए हमारे स्क्रीन पर, लेट दैट पॉइंट इज पी. उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी. सो एट द पॉइंट पी, फ्रॉम यूजिंग द सेम डायग्राम, विल से एट पॉइंट पी path difference in the two waves from S1 and S2, from slit S1 and slit S2. ऑल्दो ये स्लिट थी, लेकिन स्लिट पे जो भी हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का पॉइंट जो पहुंचा वो एज अ फ्रेश सोर्स बिहेव कर रहा था. सो S1 और S2 को आप सोर्स का भी नाम दे सकते हो. सो S1 और S2 स्लिट से जो भी आपकी वेव्स जो आ रही थी उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो आया डेल्टा एक्स, वो कितना होगा? जो हमारी नीचे वाली जो रे है, रे नंबर 2, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S2P. उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S2P. और जो हमारी रे 1 है जो स्लिट S1 से आई थी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1P. सो पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2P माइनस S1P. दिस विल बी माई पाथ डिफरेंस. यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन का जो डिस्टेंस हमारे स्लिट प्लेन से जो है, ये डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज एज्यूम करूँ, ये वाला डिस्टेंस अगर मेरा बहुत लार्ज होगा, सो दोनों रेज, रे 1 और रे 2 ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी. रे 1 और रे 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. और अगर दोनों पैरेलल हुई तो उस केस में आपका पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो हम कैसे देखेंगे? बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन. Let you have dropped the perpendicular at the point Q, so the distance S1P will approximately equal to the distance QP. क्यों? Since D is large, so you will say कि दोनों ही रेस क्या हो गई? पैरेलल हो गई. सो हमारी जो रे नंबर 2 है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? उसने सिर्फ इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किए, विच इज द डिस्टेंस S2Q. S2Q वाला ही तो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना. तो देखो यहाँ पे हमने स्लिट S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना एज्यूम किया था? स्मॉल d. प्रैक्टिकली ये स्मॉल d जो होता है ये 1 या 2 mm के अराउंड होते हैं. और जो हमारी स्क्रीन का डिस्टेंस होता है स्लिट प्लेन से, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मीटर. तो हमारे स्लिट के बीच के डिस्टेंस से 1000 टाइम्स ज़्यादा दूर है स्क्रीन. सो उस केस में जो रेज हैं वो भी आपस में क्या हो गई? ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई. सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारा या पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आएगा? S2Q. पाथ डिफरेंस कितना आएगा? S2Q. सो दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू S2Q. सो नाउ लेट अस कंसिडर द ट्रायंगल S1 S2Q. मैं इस वाले ट्रायंगल को अगर दोबारा ड्रॉ करूं, सो दिस ट्रायंगल इज समथिंग लाइक दिस, वेयर माई लाइन इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज माई 90 डिग्री. और मैं अलग अलग पॉइंट्स के नाम देता हूँ एग्जैक्टली सेम जो मैंने अपने रे डायग्राम में भी दिखाया है. दिस इज द पॉइंट Q. जो ब्लू वाली रे है ये आगे जा रही थी, इसको हमने नाम दिया था रे नंबर 2. और जो स्लिट सोर्स S1 से जो रे जा रही थी वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, जिसको हमने रे 1 नाम दिया. सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो चला था वो कितना था? ये वाला S2Q. दिस वॉज द डिस्टेंस S2Q. as well as we had a central point like this, जिसको हमने डॉटेड ड्रॉ किए. और इसने सेंट्रल लाइन से कितना डिस्टेंस बनाया? दिस वाज एट एन एंगल ऑफ थीटा. ये वाला एंगल कितना था? थीटा. सो फ्रॉम ज्योमेट्री यू विल से दैट दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2, ये वाला डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d के बराबर. सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल विच आई एम हाईलाइटिंग अगेन, ये वाला जो ब्लू वाला जो आपका ट्राइंगल जो आएगा, इस ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, easily you will get the value of S2Q. So from here you will say that S2Q is equal to D sin theta. S2Q की वैल्यू कितनी आएगी? D sin theta के बराबर. Since जो हमारी स्क्रीन का डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है,
So in that case, the angle theta will be small. Angle theta will be small. So we'll say, assuming angle theta to be small, you will say that sin theta is approximately equal to theta, which is also approximately equal to tan theta. वो tan theta के बराबर भी हो जाएगा. सो आपका पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे थे S2Q के बराबर, वो कितना हो गया, d tan थीटा. किसके बराबर हो जाएगा, d tan थीटा. आओ इधर देखो अब दोबारा, अगर वो d tan थीटा के बराबर हो जाएगा, सो यूजिंग द दिस ट्रायंगल, from this triangle, what will be the value of tan theta? Tan theta will be perpendicular upon base. Tan theta will be equal to perpendicular upon base, where the perpendicular is the value y and the base is the value d. So the tan theta will be equal to y by capital D. It will be equal to y by capital D. So since tan theta is equal to y upon capital D, so your path difference delta x, in general path difference कितना आ जाएगा, y small d upon capital D. So this value will give you the path difference between two waves from slit S1 and slit S2. ये जनरल आपको पार्ट डिफरेंस मिला. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच यू हैव टू मेमोराइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, और अगर हमें पाथ डिफरेंस मिल गया डायरेक्टली, तो हम यहाँ से फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इज व्हाट, 2 pi upon lambda into delta x. So from here you will say that the phase difference between the two waves which are interfering at screen will be equal to how much, 2 pi by lambda into y small d upon capital D. This will be my phase difference. समझ में आया? आगे देखो, मुझे जनरल मैक्सिमा या मिनिमा की अगर कंडीशन निकालनी हो, सो फॉर द फर्स्ट केस व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूंगा, सो वहाँ पे ईदर यू विल से दैट योर फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n पाई, और यू मे से दैट द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा. सो या तो आप डेल्टा एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें, n लैम्डा, या फिर डेल्टा फाई की जगह आप रिप्लेस कर दो ये वाला फॉर्मूला. सो इन बोथ द केस लेट अस से दैट आई एम एज्यूमिंग दैट डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन डेल्टा एक्स वाई डी एस सी के एक्सपेरिमेंट में कितना होता है, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू n लैम्डा. सो फॉर ऑल द लोकेशंस ऑफ वाई वेयर वाई इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, आपको इन सभी लोकेशंस पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो हम वाई और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम. जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहाँ पे हमें मिलेगी ब्राइटनेस. सो हम इसको बोलेंगे वाई बी. सो दिस विल गिव यू द लोकेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. दिस गिव्स द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन. और लोकेशन जो हम मेजर करें वो कहाँ से करें, फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट. समझ में आया क्या हमें लोकेशन मिली है. और यू मे से फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n यू विल गेट डिफरेंट लोकेशंस. से फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, सो वहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा. सो इसको y 0 से रिप्लेस करेंगे, दैट विल बी 0. सो दिस विल गिव यू द लोकेशन फ्रॉम द सेंटर. तो वो खुद क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट. सो दैट इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा. उसको हमने क्या नाम दिया, सेंट्रल मैक्सिमा. Corresponding to the value of n equal to 1, you will get your first maxima, which will be at a location of y d by small d. This is known as first maxima. Similarly, n की वैल्यू को 2 पुट करो, सो सेकेंड लोकेशन मिली जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, विच इज़ योर सेकेंड मैक्सिमा. एंड सिमिलरली अगर आप nth मैक्सिमा निकालना चाहते हो, कौन सा मैक्सिमा निकालना चाहते हो, nth मैक्सिमा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी,
will give you the location of nth maxima. समझ में आई बात? nth maxima की हमने कंडीशन निकाली. सिमिलरली हम डार्क फ्रिंज की भी कंडीशन निकाल लेते हैं. तो देखो डार्क फ्रिंज के लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो पार्ट डिफरेंस जो हमने यहाँ पे लिखा है बाई डी बाई कैपिटल डी, दिस शुड बी इक्वल टू द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कितना है 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2. सो विल इक्वेट बोथ ऑफ दोज. सो दिस इज माई केस 2. क्या, सॉरी, दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा इन जनरल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2. लेकिन YDAC का सेटअप क्या बोलते हैं, YDAC का सेटअप बोलते हैं कि जो आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो इन जनरल पार्ट डिफरेंस कितना है, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. तो दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो सारी लोकेशंस सेंट्रल पॉइंट से जहाँ पे आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. सो y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D शुड बी इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2. सो y विल बी इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d. और इन सभी लोकेशंस पे आपको क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज. क्या मिल रही है, डार्क फ्रिंज, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स ने आपस में एक दूसरे को अपोज किया. सो इंटेंसिटी मिनिमम मिली, और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, डार्कनेस. तो हमने इसको बोला लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज. सो दिस विल गिव मी द लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन. और लोकेशन जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. लोकेशन जो हमें मिली वो कहाँ से मिली है, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. समझ में आई बात? सो यहाँ पे अगर हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, यू विल से यू विल गेट द फर्स्ट मिनिमा. ये ऐसा करते हैं, जो आपका 2n+1 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, दिस इज जस्ट गिविंग यू सिग्निफाइंग कि आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए. लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग, अगर आप 2n+1 लैम्डा बाई 2 की बात करते हो, तो यहाँ पे n की वैल्यूज कहाँ से शुरू होंगी, फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन. एंड इन केस इफ यू विल री राइट दिस एक्सप्रेशन, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखें कि डेल्टा x शुड बी इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, देन अगेन 2n-1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर लाइक 2n+1. बट यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यूज जो स्टार्ट होंगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड सो ऑन. सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला सो दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे y1 मिल रहा है ना, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. विल यूज दिस फॉर्मूला एज अवर बेस फॉर्मूला. So let us replace this value over here also as well as here. So you will write down 2n-1, 2n-1. ठीक है. अब देखते हैं corresponding to the value of n equal to 1, you will get y1 जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा d अपॉन 2d. So this is known as first minima. This is known as first minima. Similarly n equal to 2 के correspondingly आपको y2 मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, विच इज नोन एज सेकेंड मिनिमा. सिमिलरली अगर आपको nth मिनिमा का लोकेशन अगर फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी बाई n विच विल बी 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई 2d. दिस विल गिव यू द पोजिशन ऑफ द nth मिनिमा. समझ में आया? अब इन दोनों को कंपेयर करो. जो हमारे पास सारी मैक्सिमा की जो लोकेशंस आई हैं उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं. और जो हमारे पास मिनिमा की जो कंडीशंस आई हैं उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं. यहाँ पे देखो, अब आपके पास सबसे पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा आया कौन सी लोकेशन पे, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y0. उसके बाद
आपके पास अगला लोकेशन किसका आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मैक्सिमा. डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा इज हाउ मच, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. लैम्डा डी बाई स्मॉल डी के अंदर हमारे पास एक मिनिमा आ जाएगा जिसकी लोकेशन क्या है, वाई लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d. सो यू विल बी हैविंग योर सेंट्रल मैक्सिमा एट अ लोकेशन. आपके पास ये फॉर एग्जांपल सेंट्रल मैक्सिमा आया इधर विच इज एट अ लोकेशन ऑफ 0. देन यू हैव गॉट फर्स्ट मैक्सिमा जिसका लोकेशन कितना है सेंट्रल मैक्सिमा से, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. बट इसके बीच में आपको क्या मिल गया, मिनिमा, जिसका सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना था, लैम्डा डी अपॉन 2d. सो दिस इज गिविंग यू द लोकेशन ऑफ द मिनिमा. फिर आपको क्या मिला, मैक्सिमा मिला. ठीक है, फिर आपको कौन सी लोकेशन मिली है, मैक्सिमा. अगेन सेकेंड वैल्यू देखो कौन सी मिली है आपको, 3 लैम्डा डी बाई 2d. अगली वैल्यू कितनी मिली है, 3 लैम्डा डी बाई 2d. सो वहां पे आपको मिलेगा सेकेंड मिनिमा. एट दिस लोकेशन यू विल गेट योर सेकेंड मिनिमा. दिस इज सेकेंड मिनिमा जो सेंट्रल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, दिस वॉज योर सेंट्रल लाइन. सो सेंट्रल लाइन से सेकेंड मिनिमा का डिस्टेंस कितना है, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d. देन यू विल गेट सेकेंड मैक्सिमा. पहले तो हमें क्या मिला था इधर, फर्स्ट मैक्सिमा. देन यू विल गेट सेकेंड मैक्सिमा एट दिस लोकेशन. दिस इज द लोकेशन ऑफ योर सेकेंड मैक्सिमा. और अगर आप देखोगे सो इस सेकेंड मैक्सिमा का जो लोकेशन जो है हमारी सेंट्रल लाइन से, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आएगा सेकेंड मैक्सिमा का, 2 लैम्डा डी बाई कैपिटल डी, जिसको आप लिख सकते हो 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d. सो इन दिस वे यू विल गेट ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. यू विल गेट ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. समझ में आया? Since I am considering that my both rays are coherent waves जिसका frequency as well as phase difference क्या है, constant. In the case if you want to observe very clear pattern on the screen, you will use a monochromatic light source. We will use a monochromatic light source. Monochromatic का मतलब क्या है, जो मोनोक्रोम मतलब सिंगुलर वेवलेंथ से बनी हुई लाइट है. सो कलर्स उसमें सेम होगा, एक सिंगल कलर की लाइट रे है तो वहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड भी दोनों रेज का क्या आएगा, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम. सो फॉर द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस, तो उसका लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट. अलग अलग कलर्स की लाइट नहीं है, सिंगुलर कलर की लाइट है. एंड एज वेल एज एज्यूमिंग दैट बोथ द लाइट सोर्सेज आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड देयरफॉर द सेम इंटेंसिटी इज ऑल्सो. तो वहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी आती है, 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज जो आपको ऑलमोस्ट वाइट कलर की दिखेगी. एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द डार्क फ्रिंज. सो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की कंपेरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल. तो इसलिए डार्क फ्रिंज आपको ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का दिखता है और ब्राइट फ्रिंज ब्लैक कलर के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट वाइट कलर का दिखता है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो. समझ में आया? ठीक है, इस टाइप से आपके पास ऑल्टरनेटली डार्क एंड लाइट फ्रिंजेस मिलेंगे. नाउ लेट अस कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इन YDSC एक्सपेरिमेंट. फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो. फ्रिंज विड्थ इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा. Distance between the consecutive maxima and minima. So this was the central line. Again I will draw my central line. So as you can see over here, this is the location of your central line. इसके बाद आपको फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे मिला,
इस रेड वाली लाइन पे you have got your first maxima at this location as well as this location. सेकेंड मैक्सिमा कहाँ मिला उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ. दिस इज माई लोकेशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा as well as this is the location of my second maxima. So the distance between these consecutive maxima or minima is known as fringe width. ये लो जो आपके पास डिस्टेंस जो आएगा ना, this distance or this distance is known as fringe width, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से. दिस इज योर फ्रिंज विड्थ. ऐसे ही अगर हम एक और थर्ड फ्रिंज ड्रॉ करें, दिस वन इज माई थर्ड मैक्सिमा एज वेल एज दिस पर्पल कलर्ड इज माई थर्ड मैक्सिमा. सो अगेन दिस डिस्टेंस ऑल्सो, द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा इज ऑल्सो नोन एज फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ इन जनरल कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है. सो दिस वन इज माई थर्ड maxima, this one is my second maxima and this is my first maxima, this one is my central maxima. So the distance between central maxima and the first maxima is also your fringe width. जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किए है ये सारे के सारे मैंने फ्रिंज विड्थ मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ किए हैं. सिमिलरली अगर आप मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंगली सारे के सारे डिस्टेंस देखोगे बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस ऑल्सो, देन दैट विल ऑल्सो बी नोन एज योर फ्रिंज विड्थ. सो लेट अस कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ. Fringe width in YDSC. फ्रिंज विड्थ है क्या? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो. द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, एक तरीके से ब्राइट फ्रिंज, या तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा की बात कर सकते हो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, और यू मे से टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा. कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज. This separation is known as your fringe width, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बीटा से. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज. अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करें, सो दिस इज माई केस वन वेर आई एम कैलकुलेटिंग फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज, सो बीटा बी. So for this I will say the distance between, the separation between two consecutive maxima. So location of the bright fringe for the nth bright fringe minus location of n minus 1th bright fringe, n minus 1th bright fringe, and the first one is the location. ये क्या बता रहे हैं आपको? Location of nth bright fringe, and the second terms represent location of n minus 1th bright fringe. So जनरल मुझे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस मिल गया ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. सो द फ्रिंज विड्थ फॉर द ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल टू nth ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन क्या होगा? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. एंड n माइनस 1th के लिए हम क्या करेंगे? n minus 1 into lambda capital D by small d. After solving, you will get the fringe width for the bright fringe will be equal to lambda capital D by small d. समझ में आया? Similarly, now let us calculate the fringe width for dark fringe. This is my case 2 where I am calculating fringe width for
dark fringe. So let us denote that by beta d. So that will be equal to the location of the nth dark fringe from the central point minus the location of n minus 1th dark fringe from the central location. So this represents location of nth dark fringe, and similarly this represents the location of n minus 1th dark fringe. But as you know that the location of the nth dark fringe from the central point is given by 2n minus 1 lambda कैपिटल D अपॉन 2D. तो जब आप यहाँ पे nth डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो वहाँ पे हम n को किससे रिप्लेस करेंगे? हम उस केस में n को रिप्लेस करेंगे n से. लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे n माइनस 1th तो वहाँ पे हम सेम n को किससे रिप्लेस करेंगे? n माइनस 1 से. सो देखते हैं कि आपको क्या मिलेगा. यू विल गेट बीटा for the dark fringe will be equal to 2n minus 1 into lambda d upon 2d minus 2 और n की जगह क्या लिखेंगे? n minus 1. तो हमें क्या मिलेगा? n minus 1th dark fringe का लोकेशन minus 1 into lambda capital D upon 2d. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो द फ्रिंज विड्थ फॉर द डार्क फ्रिंज यू विल गेट इक्वल टू lambda d upon small d, lambda d upon small d which is same as that of the bright fringe also. देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको कितना मिला था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. और डार्क फ्रिंज के लिए भी क्या मिला है? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. सो द फ्रिंज विड्थ फॉर बोथ द डार्क फ्रिंजेस एज वेल एज द लाइट फ्रिंजेस इज सेम, एंड दैट इज वाई यू विल गेट अ ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ डार्क फ्रिंज एंड द ब्राइट फ्रिंज विच इज आर एट द सेम लोकेशन ऑल्सो. लोकेशन भी उन सबका क्या होगा? ऑल्टरनेट. और विड्थ क्या मिलेगी सबकी? सेम. विड्थ क्या मिलेगी आपको? जितने भी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी सेम लोकेशन मिलेगी. समझ में आया? So this type of diagram you have to practice and you will get this type of fringe pattern whenever you are using a monochromatic light source. Monochromatic light source आप यूज करेंगे तभी आपको इस टाइप का ऑल्टरनेटली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न दिखेगा. अगर आपने मल्टी कलर्ड लाइट यूज की तो उस केस में किसी दूसरे टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा जो हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे.